जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी एमटीएस 2025 का एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो डेट उसका अनाउंस हो गया है, ठीक है। 4 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, तो आप लोग पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग प्राचीन इतिहास के जो एशियंट हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे संगम वंश, पांड्य वंश, गुप्त वंश और चोल वंश, ठीक है। चारों ही वंश के आज हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। कल से आप लोगों का स्लॉट बुकिंग है। अगर आप लोगों ने स्लॉट बुकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। एसएससी एमटीएस पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, ये आप लोगों का 2022 में प्रश्न आया था, ठीक है। 2022 में ये प्रश्न आप लोगों का आया था। देखिए प्रश्न क्या है, पहले है खालिस्तान, ठीक है। पांड्य राजवंश की राजधानी थी, ठीक है। तो पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है मदुरै, बी है करूड़, सी दिल्ली, डी उदयपुर, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि दक्षिण भारत में जो 3 राजवंश थे, चोल, चेरो और पांड्यों का शासन था उस समय, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ पे मिलती है, संगम वंश में, ठीक है। तो पांड्यों की राजधानी उस समय क्या थी, तो आप लोगों का ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन ए मदुरै बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा कौन सा ऑप्शन, मदुरै, ठीक है। तो पांड्य राजवंश की राजधानी क्या है, तो मदुरै है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आप लोगों का, चोल शिलालेखों में जो तिरुनाम डक्कुनई, ठीक है, को फिर खाली स्थान है के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। जो चोल शिलालेख है उसका नाम है तिरुना मंडुकनी, ठीक है, मंडुकानी के रूप में वर्णित है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है ब्राह्मणों को भेंट की गई जमीन, बी है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की जमीन, सी है जैन संस्थानों को दान की गई जमीन और डी है मंदिरों को भेंट की गई जमीन, ठीक है। तो पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में ये होता था कि मंदिरों को भेंट दिया जाता था, ठीक है। जो ब्राह्मण होते थे उन्हें मंदिरों का भेंट दिया जाता था। उस जमीन को देवदान या तिरुनाम मंडुकानी कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंदिरों को भेंट की गई जो जमीन है उसे देवदान भी कहते हैं और तिरुनाम डक्कानी भी कहते हैं। ब्राह्मणों को जो भेंट की गई जमीन होती है उसे ब्रह्मदेह भी कहते हैं, याद रखिएगा। और जो स्कूल के लिए, जो विद्यालय के लिए आप लोग का जो जमीन दिया जाता है, याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे साला भोग कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, साला भोग के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हम लोग का मंदिरों को भेंट की गई जमीन बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा तिरुनामडक्कानी, ठीक है। तो मंदिरों को भेंट की गई जमीन को कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी। समुद्रगुप्त को आप लोग जानते ही होंगे, गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है, प्रतापी शासक था। इसके पिता कौन थे, बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो फर्स्ट थे उन्हीं का ये पुत्र था, ठीक है। और माता कौन थी, तो लिच्छवी कुमारी इसकी माता थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्या है प्रश्न की उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी, ठीक है। ऑप्शन ए है महेंद्र, दूसरा है साहिब एकीरा, बी है जापना और डी है कबीराज, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था, डी कबीराज के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा जो समुद्रगुप्त है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ठीक है। और भारत का नेपोलियन इसे किसे किया, तो बी स्मिथ ने किया था। जो इतिहासकार हैं हम लोगों के, बी स्मिथ, इन्होंने ही कहा था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अभी मैंने बताया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम और डी विष्णुगुप्त, ठीक है। तो तुरंत ही आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं कि समुद्रगुप्त को ही क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे देखिए, हर्षवर्धन 606 से लेके 647 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया, फिर खाली स्थान है वंश के शासक थे, ठीक है। तो हर्षवर्धन किस वंश के राजा थे, तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ही पता है कि हर्षवर्धन के अंत में वर्धन है, तो आप लोग तुरंत ही वर्धन वंश कर देंगे। लेकिन यहाँ पे वर्धन वंश तो है ही नहीं, तो गुप्त वंश ये कट गया आप लोग का, मौर्य ये भी, और ये पुष्यभूति वंश बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए पुष्यभूति वंश के पहले राजा कौन थे, तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन थे, ठीक है। प्रभाकर वर्धन थे पहले राजा, याद रखिएगा, ठीक है। कौन थे, प्रभाकर वर्धन थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। कुमार गुप्त की जो पत्नी थी, चंद्रगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, उन्हीं का ये बड़ा पुत्र था गुप्त वंश कुमार गुप्त, ठीक है।
ठीक है, तो कुमार गुप्त का पहला ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, हरिशेर फिर खाली स्थान है के दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे ये हरिशेर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, बिंदुसार, समुद्रगुप्त, बिंबिसार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हरिशेर जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी विष्णुगुप्त और डी समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसी ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है बाणभट्ट के दरबारी किसके दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी हर्षवर्धन, सी अशोक, डी कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा बाणभट्ट जो थे उन्होंने हर्षचरितम लिखा था और कादंबरी लिखा था, बाणभट्ट की रचना है। और ये किसके कवि थे बात करें तो बी ऑप्शन यहाँ पे हर्षवर्धन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में जो बीथी शब्द है, ठीक है, बीथी शब्द जो है वो संदर्भित करता है राजा का निजी रक्षक, बी प्रशासनिक इकाई, सी गजवाहक इकाई, डी सैनिक। तो याद रखिएगा यहाँ पे बी प्रशासनिक इकाई को ही विधि कहा जाता था, बी ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था तो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, 320 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था। ए मौर्य राजवंश, बी होयसल राजवंश, सी मगध राजवंश और डी गुप्त राजवंश। ठीक है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। गुप्त राजवंश ने क्या किया था, 320 से लेकर 550 ईस्वी के बीच शासन किया था भारत पे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे। तो याद रखिएगा मैंने अभी बताया हर्षवर्धन के शासनकाल में ये थे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट प्रश्न है, राजा शशांक जिनके विरुद्ध में हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी किस साम्राज्य के शासक थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गौड़, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का लास्ट प्रश्न था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। दक्षिण भारत के राजवंश लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी।